नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत सियासी खबर के साथ। सोमवार को ओबीसी आरक्षण पर कई घटनाक्रम देखने को मिले। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाने की बात कही। वहीं उमा भारती ने भी इस मसले पर एक ट्वीट कर एक अलग ही बहस को गरमा दिया। फिर शाम को सीएम शिवराज ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर अहम बैठक बुलाई। इस बैठक की सभी बातें पब्लिक में भले ही खुलकर जाहिर नहीं की गईं, लेकिन ऐसा जरूर लगा कि सरकार इस मसले को लेकर गंभीर है। देखिए ये रिपोर्ट। पंचायत चुनाव पर सत्र भी रहेगा हंगामेदार। ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस लाएगी स्थगन। सरकार पर विपक्ष के प्रश्न। उमा के ट्वीट से भी टेंशन। बड़े कदम उठाने की तैयारी में शिवराज। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन भले दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित हो गया हो, लेकिन आगे सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। वजह है पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का खत्म होना। हमने तो स्थगन प्रस्ताव मूव किया है, कल उस पर हम बात करेंगे। स्थगन प्रस्ताव तब लाया जाता है जब सरकार ने कोई गलत निर्णय किया हो। सरकार ने तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, आपने उसका विरोध किया, तो आप तो स्थगन प्रस्ताव की जगह माफी प्रस्ताव लाओ। ये तो रही शीतकालीन सदन में मुद्दों की बात, लेकिन सदन से बाहर भी जेरे बहस है। पहले देखिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम उमा भारती का ये ट्वीट। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है। मेरी अभी सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी से फोन पर बात हुई है तथा मैंने उनसे आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव मध्य प्रदेश की लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय होगा। इन सबके बीच सोमवार को ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम बैठक भी बुलाई, जिसमें महाधिवक्ता प्रमुख सचिव विधि भी मौजूद रहे। ये मनसा प्रदेश के हर ओबीसी वर्ग के व्यक्ति के मन में है और बाकी सब में भी है कि कितना बड़ा वर्ग, 70,000 पद हैं ओबीसी के पंचायतों में, नगर पालिकाओं में अभी अलग हैं, तो इनको पूरी तरह से राजनीतिक नेतृत्व से हम कैसे अलग कर दें, मतलब इनका पूरा राजनीतिक नेतृत्व समाप्त कर दें, ये कैसे संभव है? और ये तो मतलब एकदम अन्याय हो जाएगा। तो सरकार का प्रयास ये है कि किसी भी तरह ओबीसी को 27% आरक्षण पंचायतों के चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में मिलना चाहिए। सीएम शिवराज की मीटिंग इस बात की ओर इशारा है कि सरकार बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर रोज घटनाक्रम बदल रहे हैं, उससे यह भी लगता है कि ओबीसी आरक्षण पर सियासी जंग आसानी से थमने वाली नहीं है। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आगाज हुआ। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। रैगांव विधायक कल्पना वर्मा ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद से मैं सदन में पहुंची हूं। जनता के मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा उठाने का प्रयास करूंगी। विधायक कल्पना वर्मा से बात की विशेष संवाददाता मनोज सैनी ने। मध्य प्रदेश विधानसभा का आज पहला दिन था, लेकिन जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलाई गई। मेरे साथ रैगांव से विधायक कांग्रेस की कल्पना जी, शपथ ली आपने, कैसा है आज विधानसभा का पहला दिन? मतलब अपने आप में ही बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या बातें मन में लेकर आई हैं विधानसभा, चूंकि आप एक विधायक है पार्टी की? यही है कि जनता से जो अपन ने वादे किए हैं तो उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरे कर पाएं। रैगांव वो विधानसभा है जहां से भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतती रही, आप कांग्रेस से जीत कर आई है और इस समय विपक्ष की भूमिका में है कांग्रेस। कैसी रही विपक्ष की भूमिका? आप भी एक विपक्ष की तरफ से विधायक हैं। हम लोग पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे और जो भी जनता से वादे किए हैं हम लोगों ने और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में घोषणाएं करी हैं उनको लेकर हम लोग जनता के पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। और क्योंकि 1.5 साल का समय है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो काम बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, पर जो छोटे मोटे काम होंगे उनको करने का पूरा प्रयास करेंगे और जनता को आश्वस्त करेंगे। पहले जब आप चुनाव लड़ रही होंगी उस दौर में मन में बातें चल रही होंगी, अब आप चुन ली गई है, तो अब आगे के लिए क्या, जैसा आप कह रही जनता की बातों को रखेंगे, और यहाँ आने के बाद आपने कहा कि मैं एहसास ही नहीं कर पा रहा हूँ किस तरह, मतलब खुशी है आपके मन में, लेकिन और क्या चल रहा है मन में?
ये जनता का स्नेह और आशीर्वाद था और उसके कारण मतलब जनता के कारण ही मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ। तो उस जो जनता का स्नेह और आशीर्वाद मिला है उसको मैं बयां और व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। चलिए, कल्पना वर्मा जी है जो रेगांव से विधायक चुनकर आई है। आज इन्होंने शपथ ली है विधानसभा की, पहली बार विधानसभा में पहुंची और कहा कि जनता से जो वायदे किए थे उसको प्रायोरिटी पर उठा पाए, प्राथमिकता यही रहेगी। लेकिन आने के बाद खुशी इस बात की है कि कभी कल्पना नहीं की थी कि यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन आज जनता ने उनकी बात को पूरा किया है, तो काफी खुश हैं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। जम्मू कश्मीर के लिए बने परिसीमन पैनल ने वहां की विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। पैनल ने जम्मू में 6, कश्मीर घाटी में 1 और विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो जाएंगी। इसमें एसटी के लिए 9 और एससी के लिए 7 सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। वहीं पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व होंगी। पैनल ने इस पर 31 दिसंबर 2021 तक सुझाव मांगे हैं। कश्मीर के परिसीमन को लेकर अगर बात की जाए तो इससे पहले 1963, 1973 और 1995 में परिसीमन यहां पर हुआ था। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक दबाव के कारण कोई काम हो रहा है, एंड आई थिंक एवरीबडी एग्रीड ऑन दैट। तो ये ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक दबाव के कारण कोई काम हो रहा है, एंड आई थिंक एवरीबडी एग्रीड ऑन दैट। अब लौटेंगे दिल्ली की तरफ। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 सोमवार को लोकसभा में पास हो गया। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को लोकसभा में पेश किया। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया। बिल में वोटर लिस्ट में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर आईडी और लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान है। इसके अलावा 18 साल के युवा साल में 4 बार वोटर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे युवाओं का वोटर आईडी कार्ड जल्द बन सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के ड्राफ्ट को अपनी मंजूरी दी। ये बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं क्योंकि हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और इसके तहत लोगों को एक बराबरी दरवाजा और दर्जा देने जा रहे हैं। साथ इसमें लेजिटिमेट स्टेट एम होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट होना चाहिए। तो बिल्कुल इस काम के माध्यम से आधार को इलेक्टोरल में लिंक करने से ये स्टेट का बिल्कुल इंटरेस्ट है। और सर फाइनली टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं, इसलिए ये बिल को पूरे एकजुट से समर्थन करने के लिए मैं आह्वान करता हूँ। साबित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। आई इंट्रोड्यूस द बिल। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां के 15 निकायों में आज मतदान संपन्न हुआ। लेकिन वोटिंग के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो आने वाले 2023 के आम चुनाव की तरफ बड़ा इशारा कर रही हैं। क्या कहते हैं ये तस्वीरें, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। बिलासपुर में भिड़ंत, बीरगांव में विवाद, कांकेर में टकराव, दुर्ग में भी झड़प, निकाय के चुनाव 2023 की तैयारी। छत्तीसगढ़ के 15 निकायों में सुबह से ही मतदान शुरू हो गया, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा राजनीतिक दलों में ज्यादा वोटिंग को लेकर तनातनी बढ़ती गई। सबसे पहले हंगामा हुआ बीरगांव में, जहां बीजेपी पहले से फर्जी मतदान का आरोप लगा रही थी। फर्जी मतदान की आशंका को लेकर गांधीनगर मतदान केंद्र पर बीजेपी नेताओं ने डेरा जमा लिया और इसका नेतृत्व किया तेज तर्रार विधायक अजय चंद्राकर ने। इतना लचर प्रशिक्षण और इतनी लचर व्यवस्था प्रशासन की मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखी कि सेक्टर मजिस्ट्रेट या पीठासीन अधिकारी शिकायत लेने से इनकार करें। इतने फर्जी नाम वाले वोटर लिस्ट नहीं देखे, इतने डिलीटेड नाम वाले वोटर लिस्ट नहीं देखे।
वोटर लिस्ट या भारतीय गणतंत्र को छत्तीसगढ़ में मजाक बना दिया प्रशासनिक अधिकारियों ने और यहाँ के तथाकथित निर्वाचन आयोग ने। बीजेपी के माननीय अजय चंद्राकर केवल आरोप के अलावा कुछ बात कर सके? विकास, कौन सा विकास काम करने वाले हैं कभी बताया उन्होंने? केवल एक बात को पकड़ के बैठे। वोटर लिस्ट को इकराम अहमद नहीं बनाता, वोटर लिस्ट को सत्यनारायण शर्मा नहीं बनाता, इलेक्शन कमीशन बनाता है, प्रक्रिया के तहत हुआ है। इनका विवेक कहाँ से हो गया? इसीलिए इनकी जो हालत है उससे और बुरी हालत होने वाली है। अमूमन यही नज़ारा बिलासपुर में भी देखने को मिला। यहाँ भी मतदान के दौरान बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। यहाँ गड़बड़ी की आशंका को लेकर विधायक शैलेश पांडे और महापौर रामशरण यादव समर्थकों के साथ बूथ के अंदर पहुंच गए। पीछे से बीजेपी की टीम यानी पूर्व महापौर किशोर राय और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अशोक विधानी पहुंच गए और फिर शुरू हुई दोनों टीमों के बीच झूमाझटकी। हालांकि मतदान के दौरान यहां तैनात पुलिस और प्रशासन की टीम ने संभाल लिया। कोई विशेष बात यहाँ पर घटना नहीं हुई है और तुरंत पुलिस के द्वारा, चूंकि यहाँ पे पुलिस के एडिशनल एसपी खुद मौजूद थे, तो उन्होंने तुरंत मामले को संभाला है और यहाँ भी ऐसी आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी विवाद नहीं है। गेट से जो 100 मीटर का दायरा है उससे अंदर कुछ जनप्रतिनिधि और लोग अंदर आ गए थे, जिस पर जो है उनका आपस में ही विवाद हुआ कि फिर सभी को जो है पुलिस के द्वारा जो है बाहर कर दिया गया और यहाँ अभी किसी भी प्रकार की तनाव वगैरह की स्थिति नहीं है। ऐसी ही तस्वीरें बिलासपुर, बीरगांव के साथ ही दुर्ग और कांकेर में भी देखने को मिली। कोरिया, बैकुंठपुर भी इससे अछूते नहीं रहे। यहाँ के वार्ड नंबर 1 में तनाव बन गया, जिसे सुरक्षा बलों ने संभाला। कुल मिलाकर कहने को ये चुनाव नगरीय निकाय के हैं, लेकिन दोनों तरफ से चुनाव को लेकर जिस तरह की आक्रामकता देखी गई वो इशारा करती है कि 2023 की जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पनामा पेपर से जुड़े मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी के दिल्ली दफ्तर में 7 घंटे तक पूछताछ हुई। आपको बता दें कि इस मामले में हाल ही में ईडी ने अभिषेक बच्चन को भी समन भेजा था। मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन को 2 बार पहले भी बुलाया गया था, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने नोटिस को स्थगित करने की गुजारिश की। ये गुजारिश पनामा पेपर्स लीक की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने की गई थी, लेकिन इस बार वो ईडी की पूछताछ में शामिल हुई। 1 महीने पहले अभिषेक बच्चन भी ईडी कार्यालय में पहुंचे थे। वो कुछ दस्तावेज भी ईडी अधिकारियों को सौंप चुके हैं। ऐश्वर्या राय आज दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंची थीं। तकरीबन 7 घंटे लंबी पूछताछ उनसे की गई है। इससे पहले उनके पति अभिषेक बच्चन भी ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। इससे जुड़ी खबर यह भी है कि ईडी जल्द ही अमिताभ बच्चन को भी नोटिस भेज सकती है। आज 7 घंटे लंबी पूछताछ हुई। पनामा पेपर्स लीक में जिन कंपनियों का जिक्र सामने आया था, उनमें कुछ में अमिताभ बच्चन, कुछ में ऐश्वर्या राय बच्चन और कुछ में अभिषेक बच्चन का नाम शामिल था। और अब बात करेंगे एक विवादित बयान और उस पर आए जवाब की। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गुलाबराव पाटिल के विवादित बयान पर अब हेमा मालिनी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने भी ऐसा बयान किसी अच्छी नीयत से नहीं दिया था। बाद में तो कई लोग इस ट्रेंड को फॉलो ही करने लगे। आपको बता दें कि दरअसल मामला तब शुरू हुआ जब विरोधियों पर हमला करते हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल अपनी मर्यादा भूल गए। उन्होंने अपनी विधानसभा की सड़कें हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकनी बताकर विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि सभी दलों के नेताओं ने इसकी आलोचना की, लेकिन गुलाबराव पाटिल ने भी अपने इस बयान पर माफी मांग ली थी। लेकिन उनकी माफी के बाद अब जाकर हेमा मालिनी ने उनके इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। The trend has been started by Lalu ji some years back, because that time it was so bad. So suddenly he must have came out with this thing. So that has become a usual thing for everybody. सब लोग उसी को यूज करते हैं। वैसा करना नहीं चाहिए। If a normal common people talking, you can adjust that. But if it is a member of parliament or anybody connected to our
constituency. It is, I don't think it's in a good taste. खाने की तलाश में जंगलों से गांव की ओर आकर उत्पात मचाते हाथियों की खबरें तो अक्सर आती रहती हैं, लेकिन असम के धुबरी जिले के तामारहट इलाके से हाथी के रौद्र रूप का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में देखिए कि किस तरह हाथी एक युवक को दौड़ा दौड़ा कर कुचल देता है। हाथी के हमले के बाद ये व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वन्य जीव विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पिछले 10 साल में हाथियों ने 890 मनुष्यों को कुचलकर मारा है और सिर्फ इसी साल असम में महिलाओं सहित 100 से ज्यादा लोगों को हाथियों ने कुचलकर मार दिया है। ये हाथियों का दल असम के एक गांव में था और जहां उसका सामना कुछ लोगों से हुआ। उसके बाद गुस्साए हाथियों ने लोगों पर ही हमला बोल दिया। हालांकि युवक ने बचने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन हाथी ने उसका पीछा किया और एक जगह जब युवक गिरता है वहां पहुंचकर गजराज उसे गुस्से में बुरी तरह कुचल दिया। और अब बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में इन दिनों हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। सुबह पेड़ पौधों और बाहर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की परत तक जमी नजर आ रही है। दरअसल उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी से मध्य प्रदेश का तापमान लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से पचमढ़ी में तापमान 0.5 डिग्री तक लुढ़क गया। पचमढ़ी का तापमान लगभग 7 साल बाद माइनस में गया है। इससे पहले साल 2014 में यहाँ का तापमान माइनस में था। प्रदेश में सिर्फ होशंगाबाद और सिवनी ऐसी जगह हैं जहां 7 डिग्री से ज्यादा तापमान है। इसके अलावा बाकी सभी शहरों में तापमान इससे कम दर्ज हुआ है। नौगांव, उमरिया में 1.2 डिग्री दर्ज हुआ तो राजधानी भोपाल में भी ठंड ने कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां पर पारा 3.6 डिग्री तक पहुंच गया। कपकपाती ठंड से ब्लड प्रेशर के मरीजों को सावधान रहने की जरूरत तमाम डॉक्टर्स बता रहे हैं। इसकी वजह से पैरालिटिक अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने की आशंका भी जताई जाती है। वहीं अचानक रक्तचाप बढ़ने से ब्रेन हेमरेज की भी आशंका बनी रहती है। ऐसे में सावधान रहें। प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है पिछले 2 दिनों से, जिसके कारण टेम्परेचर में गिरावट आज भी जारी रही और कल तक और जारी रहने की संभावना है इसी टाइप से। तो अभी बहुत ज़्यादा डाउन तो नहीं होगा, जैसे पचमढ़ी का तो इसके पहले भी -2 तक गया है। पचमढ़ी हिल स्टेशन में आता है। वैसे 1 डिग्री नौगांव और उमरिया में रिकॉर्ड किया गया है। भोपाल में आज भी थोड़ा सा कम होकर 3.4 डिग्री सेल्सियस में आ गया। अब इससे कम होने की संभावना बहुत कम है। इस 3-4 के आसपास ही रहेगा कल भी। 22 तारीख से टेम्परेचर में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। कल के बाद उन्नति होने। तो मौसम वैज्ञानिकों का भी आपको बयान सुनाया। उनका कहना है कि जब तक उत्तर से ठंडी हवाएं आ रही हैं मध्य प्रदेश में इसी तरह के हालात बने रहेंगे। अगर ये ठंडी हवाएं जारी रहती हैं तापमान और गिर सकता है और उसी हालत में सुकून मिलेगा जब उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं थोड़ा कम होंगी। बहरहाल आपको तमाम उन जिलों का तापमान बता रहे हैं जहां पर 5 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज हुआ। खंडवा में हालांकि ये तापमान 6.4 डिग्री रहा। इंदौर में 6.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में तापमान 5 के नीचे आ गया। होशंगाबाद और सिवनी सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पर 7 से ऊपर ये तापमान रहा अधिकतर जगहों पर। और पचमढ़ी में रिकॉर्ड तोड़ -0.5 डिग्री तक तापमान पहुंच गया। तो मौसम की